आप लोगों का स्वागत है जॉब मंच पे। आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स सेक्शन के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पंचवर्षीय योजना के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक न एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना, जिसको अंग्रेजी में 5 ईयर प्लान्स भी कहा जाता है। आखिर ये होता क्या है? पंचवर्षीय योजना सरकार के द्वारा 5 वर्ष में किसी खास लक्ष्य के प्रति बनाए गए योजना को ही पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। जैसे सरकार किसी खास लक्ष्य, मान लिए सरकार 5 वर्ष में किस काम को अंजाम देगी, उस काम को करने के लिए क्या पैसे लागत लगेंगे और उससे क्या प्रॉफिट आएगी, उन सभी का लेखा जोखा एक तरह से पंचवर्षीय योजना कहलाता है। और पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार किन किन कामों को करेगी उनका रिपोर्ट बनाने के खातिर योजना आयोग का गठन किया गया था, जिनका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। लेकिन योजना आयोग को जब हमारे देश में 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को चुना गया तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी और अंततः उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और उनके जगह पे नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग, कई बार पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग में इस नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इस नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग सरकार के लिए 5 वर्ष में किन किन कामों को करेगी उनके लिए रिपोर्ट बनाने का काम करती है और ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को सौंपती है और राष्ट्रीय विकास परिषद रिपोर्ट को संसद के पास सौंप देती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इनका गठन कब हुआ, तो इनका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। ये एक पहलू था जहाँ से पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सारे क्वेश्चनों को भी पूछने की संभावना रहती है। दूसरा पहलू के ऊपर हम बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको इन सारे जो हमने यहाँ 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92, इसको आपको जहन में ही ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखना है। क्यों इसको ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार हमें पंचवर्षीय योजना के क्रम में पूछ दिया जाता है कि मान लिए पूछ देगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का योजना काल कौन सा था, तो आपको आंसर देना होता है 1961 से 66। कई बार पूछ दिया जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम क्या था। तो उनको याद रखने के लिए कई बार स्टूडेंट एक से, चूँकि हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला और 5 वार्षिक योजना चला और 1 अनवरत योजना चला था, ठीक। तो इस 12 पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखने के लिए कई बार स्टूडेंट इनके कालक्रम को जैसे रटते हैं कि 51 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। तो इस तरीके से हमें याद नहीं करना है, हमने एक ट्रिक बेस याद करना है ताकि लंबे समय तक हम इनको याद रख पाए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92, इस डेट को सिर्फ याद रखना है। उनके बाद सारे पंचवर्षीय योजना आपको एक बाय एक ध्यान में आ जाएगा। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92 इसमें क्या हुआ था कि हमें सिर्फ ये याद रखना है। तो मैं बता दूं कि 66 से 69 का जो कालक्रम था इसमें पंचवर्षीय योजना चला ही नहीं था, इसमें वार्षिक योजना को चलाया गया था। और 78 से 80 के कालक्रम में अनवरत योजना को चलाया था और 90 से 92 में यहाँ जो है आपके लिए फिर से वार्षिक योजना को चलाया था। इन सारे बिंदुओं पर हम एक बार फिर से आएंगे और इन सारे बिंदुओं को हम डिटेल से बातें करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट है इनके कालक्रम को याद रखना, तो पहले हम इनके ऊपर बात करते, फिर इन सारे बिंदुओं पे मैं एक एक करके काफ़ी डिटेल में चर्चा करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात को, तो आप नाम से ही
जान गए होंगे कि बोला जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी योजना होगी वो 5 साल के लिए होगी। और 3 डेट हमने आपको पहले ही ऑलरेडी याद करवा दिया है कि 1966 से 69 और 78 से 80 और 90 से 92, ये 3 याद रखना है। उनके बाद सिर्फ एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि पहला पंचवर्षीय योजना 51 से चालू हुआ था। अब एक बात हमें आप बताइए, पंचवर्षीय योजना होता है कितने साल का? तो 5 साल का। 51 से चालू हुआ तो 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। मतलब पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 का चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना यहाँ 56 में समाप्त हुआ तो दूसरा 56 से स्टार्ट होगा, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 होगा। तो इस प्रकार से दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और तीसरा पंचवर्षीय योजना ये दूसरा 61 में समाप्त हुआ तो तीसरा 61 में 5 जोड़ेंगे तो 66। इनके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना पे जैसे ही जाएंगे तो आपने यहाँ 66 का जैसे डेट देखा तो आपकी एक हमारे द्वारा याद कराई गई पुरानी बातें याद आई होंगी कि हमने आपको बोला था 66 से 69 आपको ध्यान में रखना है। तो 66 से 69 में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, तो 66 से 69 तक ब्रेक रहेगा, तो फिर 69 से तो चलेगा, तो 69 से फिर 74 आपको ध्यान रखना है पंचवर्षीय योजना, जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 पे ख़त्म हुई, तो 74 और 5 होता है 79, लेकिन 79 के जगह पे 78 में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने आपको इसके लिए भी डेट याद करवाया था 78 से 80 का। आखिरकार हुआ क्या था कि 79 के जगह पे 78 में ही ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। उस समय जब इलेक्शन हुआ 1977 ईस्वी में, जब चुनाव हुआ, तो इससे पहले का जो कालक्रम था, मतलब 1978 से पहले का जो कालक्रम था 51 से लेकर, पहला आम चुनाव आप लोग जानते होंगे कि 51-52 में हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे। और उनके बाद 51 से लेकर 77 ईस्वी तक कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फिर यहाँ इंदिरा गांधी बनी थी। और उनके बाद जो है जब 77 में चुनाव हुआ तो पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का मतलब वो कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे पार्टी के थे, और वो प्रधानमंत्री के तौर पे बने थे मोरारजी देसाई। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री के तौर पे, मोरारजी देसाई। और ये मोरारजी देसाई जो है 78 ईस्वी में 1978 में प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए थे, और ये 80 तक रहे थे। और ये जनता दल पार्टी से थे। कई बार पूछ दिया जाता है कि ये किस पार्टी से थे, तो ये जनता दल पार्टी से थे। और 78 से 80 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 78 में पुनः मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, और वहाँ जो है इंदिरा गांधी की सरकार पुनः सत्ता में चले आती है। और मोरारजी देसाई उस समय ये वादा किए थे, चूँकि इससे पहले कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री थे तो वो पंचवर्षीय योजना को चलाते आ रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने बोला कि अब हम पंचवर्षीय योजना के जगह पे, अर्थात 1978 में जब ये चुने गए तो इन्होंने बोला कि अब हम 5 वर्ष का ही योजना चलाएंगे, लेकिन उसका नाम पंचवर्षीय योजना के जगह पे इन्होंने नाम रख दिया उसका अनवरत योजना। उनका नाम रखा अनवरत योजना, और इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है रोलिंग प्लान। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है रोलिंग प्लान। और इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो है 78 से लेकर 83 ईस्वी तक रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना चलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 80 में तो फिर प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी चुनी गई, तो इंदिरा गांधी ने पुनः 80 में ही इस योजना को, अनवरत योजना को बंद कर दिया गया, और 80 से पुनः उन्होंने पंचवर्षीय योजना को चालू करने का काम किया। तो यही इसी कारण बस 79 में चूँकि ख़त्म होने वाला था, लेकिन 79 से पहले सरकार चेंज हो गई, तो इसलिए 78 में यहाँ इस पंचवर्षीय योजना को स्थगित किया गया। उनके बाद छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के आने के कारण फिर से उसी रफ्तार में चलने लगी। तो छठी 80 से 85 और 7वीं 85 से 90, और उनके बाद 85 से 90 के बाद जो है फिर यहाँ 2 साल का गैप आता है। ये गैप भी क्या था, थोड़ा सा मैं इसके लिए भी डिटेल में फिर से आ जाता हूँ। हुआ क्या था कि 85 से 90 तक तो सही तरीके से पंचवर्षीय योजना चला था, और उस समय प्रधानमंत्री के पद पे राजीव गांधी थे। लेकिन 90 से 92 के आसपास हमारे देश में आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा था, और उसी समय जो है पीवी नरसिंह राव के काल में ही एलपीजी नीति भी लाया गया था, लिबरलाइजेशन
प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नीति लाया गया था ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। उस समय हम लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति संकट में थी। इस कारण पंचवर्षीय योजना को तब तक के लिए स्थगित किया गया और ये 90 और 92 के कालक्रम में 2 वार्षिक योजना को चलाया गया, एक 90 से 91 और 90 से 92। तो ये हमारा जो है, एक बार हमने पहले ही बोला था कि 66 से 69 में भी वार्षिक योजना चला था और यहाँ भी चला था। तो यही कारण है कि इसको इस समय इस योजना मतलब कि स्थगित किया गया, तो इसको योजना अवकाश की भी संज्ञा कई बार दिया जाता है। तो ये हमारा दूसरा योजना अवकाश था और जो है ये वाला पहला वाला ये हमारा पहला योजना अवकाश था। तो कई बार आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पहला योजना अवकाश कब हुआ था या दूसरा योजना अवकाश कब हुआ था, तो आपको ये जवाब देना है। अगर दूसरा पूछे, अगर पहला पूछे तो ये जवाब देना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने समझ लिया। उसके बाद चूँकि इनके बाद हमारे देश में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, इसलिए 2 वार्षिक योजना को लाया गया और उनके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना फिर से उसी प्रकार से कंटिन्यू रखा गया, जो कि 92 से 97, 97 से फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 तक, फिर 2002 से 2007 तक 10वीं, और इसी तरीके से 11वीं 7 से शुरू होकर 12, और 12वीं में एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से स्टार्ट ही हुई, 12 से 17। तो इस प्रकार से आप इस कालक्रम को काफ़ी आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा तभी आप लोगों को नहीं बता पाया था, तो थोड़ा सा इसको भी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। वह क्या था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 61 से लेकर 66 में, ये पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जिस लक्ष्य का निर्धारण किया था उसमें सबसे ज़्यादा असफल यही योजना रहा। इनका कुछ कारण भी था, थोड़ा सा उस कारण के ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। वह क्या था कि 1962 ईस्वी में हमारे इंडिया और चाइना के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था, और 1965 ईस्वी में इंडिया और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था, और 1965 और 66 ईस्वी में एक भारी अकाल का सामना भारत में करना पड़ा था। ये 3 कारण ऐसे थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा चौपट करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, और हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उनके बाद जो है इसी कारण बस 3 वार्षिक योजना चलाने का सरकार ने निर्णय लिया, और उन्होंने पहली वार्षिक योजना 66 से 67, दूसरी 67 से 68 और तीसरी 68 से 69, यानी इसके बीच 3 साल का गैप है, तो उन्होंने 3 वार्षिक योजना को अंजाम दिया। तो यही कारण बस था कि ये पहला योजना अवकाश माना जाता था और ये दूसरा योजना अवकाश। हम आशा करते कि अब ये कालक्रम आपको आसानी से ध्यान में रहेगा। चलिए कई बार इन पंचवर्षीय योजना के मॉडल भी हमारे क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया जाता है, और इनका लक्ष्य भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा हम उनके ऊपर भी बातें कर लेते हैं। तो आपको एक ही बार में सभी को ध्यान नहीं रखना है, 3-3 का समूह बनाइए, आपको 3-3 ध्यान में रखिए, काफ़ी आसानी से और काफ़ी लंबे समय तक ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहला का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोबर मॉडल था, दूसरा का जो मॉडल था वो पीसी महालिनोविच था, और तीसरा का जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती था। एक बार फिर से दोबारा, पहला हेराल्ड डोबर, दूसरा पीसी महालिनोविच और तीसरा जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था ये सारी पंचवर्षीय योजना। चलिए अब इसका लक्ष्य भी देख लेते। हमने पहले ही बताया, एक बार में 3 को ही ध्यान रखने का कोशिश कीजिएगा ताकि लंबे समय तक और आसानी से ध्यान में आपको रह जाएगा। पहला जो था वो कृषि एवं विद्युत उत्पादन पे, कई बार सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कृषि, लेकिन कृषि एवं विद्युत उत्पादन दोनों पे ये आधारित था। मतलब इसमें लक्ष्य रखा गया कि कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए और विद्युत उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। जबकि दूसरा भारी एवं आधारभूत उद्योग की स्थापना, मतलब कि हमारे देश में भारी और आधारभूत उद्योग आ जाए ताकि हमारे देश की तरक्की हो सके और विकास हो सके। और तीसरा पंचवर्षीय योजना में इन दोनों को ही मिलाकर मर्ज करके ये तीसरा पंचवर्षीय, मतलब इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को साथ लेकर चलने का कोशिश किया गया, और इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मतलब हम लोग आत्मनिर्भर हो सके, इसकी प्राप्ति की भी कोशिश की गई थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों ध्यान में आ गया होगा कि पहला कृषि, दूसरा भारी आधारभूत उद्योग और तीसरा में दोनों को शामिल किया गया। चलिए अब इन दोनों को एक साथ हम लोग याद कर लेते हैं। चौथा पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूला और 5वां डीपी धर फार्मूला पे आधारित था। डीपी धर मॉडल पे, चौथा गाडगिल और 5वां डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। चौथा में क्या पास की गई, चौथा में ये कहा गया कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करेंगे। मतलब इससे पहले जो हम लोग काफ़ी जोश में थे, सोचते थे कि एक ही बार बहुत ज़्यादा
मात्रा में विकास करेंगे। लेकिन चौथा में बोला नहीं, अब हम लोग स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की ओर बढ़ेंगे। और पाँचवा में गरीबी उन्मूलन की बात की गई। ये इस प्रकार से हो गया। इनके बाद ये दो योजना है, इसमें मॉडल पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमने आपको नहीं बताया ताकि आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखें। चूँकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम जितना कम हो सके और जहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव बन सके उन्हीं सारे क्वेश्चन को हमने लिखा है। तो ये छठा और सातवां में मॉडल पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो आपका छठा जो पंचवर्षीय योजना था, चूँकि पाँचवें में गरीबी उन्मूलन की बात किया था, तो ये छठा में गरीबी उन्मूलन कब होगा, गरीबी कब दूर होगी, जब रोजगार सृजन होगा। तो इसके साथ रोजगार सृजन को भी ऐड कर दिया गया। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में टेक्नोलॉजी का विस्तार यानी प्रौद्योगिकी का विकास और सामाजिक न्याय एवं पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बातें की गई। उनके बाद आठवां पंचवर्षीय योजना कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसलिए आपको आठवां को ध्यान में रखना है एक साथ। आठवां जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था और ये मानव संसाधन विकास की बात किया था। इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता। मानव संसाधन होता क्या है, मानव संसाधन से सीधा तौर पे तात्पर्य है कि अगर आप अपने सेवा को कहीं प्रदान करते हो और उससे आप धन अर्जित करते हैं तो वही मानव संसाधन। जैसे कि अगर मैं आपको कहीं पढ़ा रहा हूँ और उससे हमें पैसा मिल रहा है तो ये एक प्रकार के मानव संसाधन का उदाहरण हो गया। तो उनके बाद 9 और 10 को एक साथ याद रखेंगे, इसमें मॉडल नहीं है। 9 में लिखा है सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास की चर्चा की गई और 10वां भी पंचवर्षीय योजना में सेम ही प्रकार के लक्ष्य को रखा गया था। तो 9 और 10 आपको ध्यान में आ गया होगा। और 11 और 12 को एक साथ हम लोग याद रखेंगे, इसमें भी कोई मॉडल नहीं था बल्कि लक्ष्य इसमें था तीव्र एवं समावेशी विकास और 12वीं में तीव्र संपोषणीय एवं आर्थिक विकास। देखिए इसमें भी थोड़ा सा एक शब्द जोड़ दिया गया, तीव्र संपोषणीय और समावेशी विकास तो है ही, इसमें लिख दिया आर्थिक समावेशी विकास। तो हम आशा करते कि अब ये 12 पंचवर्षीय योजना आपको और उनका मॉडल आसानी से याद हो गया होगा। लेकिन एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखकर आप उसको अपने इस तरीके से याद करिएगा। चलिए एक बात और कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पहली योजना जो थी वो सफल रही, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी ये 3 योजना ऐसी थी जो असफल रही। मतलब कि इनमें जिस लक्ष्य का निर्धारण सरकार के द्वारा किया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं हो पाई। उनके बाद जितने भी योजना थे जैसे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये सारी की सारी योजनाएं सफल रही। सिर्फ पहली वाली सफल और उनके बाद ये सफल और ये 2, 3, 4 असफल रही। चलिए कई बार इस योजना से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हम उन पे भी काफ़ी जल्दीबाजी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमने जो एक लिखा है इसका तात्पर्य है कि पहली पंचवर्षीय योजना, चूँकि फिर लिखने में ज़्यादा समय लगता तो इसलिए हमने यहाँ एक लिखा, आप भी समझ लीजिएगा। जो कि पहली पंचवर्षीय योजना आप वकीबी रूप से जानते हैं 51 से 56 में हुआ था। तो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए गए थे, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। और ये शुरुआत जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेहरू जी बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि 51 से 52 में हमारे देश में पहली बार आम चुनाव हुआ था। 51 में प्रारंभ हुआ था और चूँकि उस समय जो है ये आजकल चूँकि उस समय थप्पा मार के वोटिंग का गिनती किया जाता था तो इसलिए 1 साल का समय लग गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है, अच्छा एक पंचवर्षीय, इसके दौरान जो है एक बात और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस पंचवर्षीय योजना से उसका कोई रिलेशन नहीं, मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दिया हूं, कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। दूसरा 1956 से 61 के बीच हुआ था। और इस पंचवर्षीय योजना में जरा ध्यान कीजिए लक्ष्य क्या रखा गया था कि भारी एवं आधारभूत उद्योग की स्थापना करना। तो भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय भारत के पास इतना धन नहीं था कि खुद वो अपने ही बलबूते पे स्थापना कर सके। इसलिए वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया और उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी की मदद से और छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व सोवियत रूस की मदद से 3 लोहा एवं इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना जो 61 से 66 का कालक्रम रखता है, इनमें 3 महत्वपूर्ण, चूँकि तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों की स्थापना करना था, दोनों पे बल देना था। तो 1964 ईस्वी में भेल की स्थापना किया गया जिसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।
और 64 में ही यूटीआई की स्थापना किया गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और हमने बोला कृषि के भी क्षेत्र में बढ़ावा देना था तो इसलिए एफसीआई की भी स्थापना किया गया, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, 64 में भेल और यूटीआई, 65 में एफसीआई। काफ़ी आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। हमने वहाँ आपको एक बार टोका था कि वार्षिक योजना भी चलाए गए थे जिसका कालक्रम आपको बताए थे कि 66 से लेकर 69 तक था। तो इसमें तो और सभी वार्षिक योजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रथम वार्षिक योजना जो 66 से 67 में चलाए गए थे उसमें भारत में हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, और ढेर सारे क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। तो हम ज़्यादा कुछ इतना क्रांति का डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। किसी अन्य वीडियो में मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो 66 से 67 में भारत में हरित क्रांति आया था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन के बारे में दो बातें ध्यान रख लीजिए। 1972 में इसको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2024 में इसे जो है भारत रत्न देने की बात कही गई है, भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 2024 में इनको मिलेगा भारत रत्न। चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका कालक्रम 1969 से 74 था। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछे जाते हैं, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान एक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आपको जल्दीबाजी में बताना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 ईस्वी तक चला था, जिसमें 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना हुई थी, रीजनल रूरल बैंक। इसको RBI नहीं समझिएगा, क्योंकि RBI की भी स्थापना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी को हुआ था। RBI, जबकि RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये RRB है, रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए, उनके बाद जो है ये 2 पॉइंट भी कई बार पूछे जाते हैं। 18 मई 1974 को पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। और ये दूसरा, हालांकि इस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमने यहाँ लिख दिया हो ताकि पहला है तो दूसरा भी अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो 11 से 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में ही। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मेरे छूट गया है कि कई बार इनका कोड पूछ लिया जाता है कि पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था। तो इसका कोड आपको याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा का क्या था? ये दूसरा वाला जो था इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। तो ये भी पूछ लिया जाता है, दूसरा का ऑपरेशन शक्ति, पहला का स्मेलिंग बुद्धा। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी उन्मूलन का भी नारा दिया गया था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना के पास हम लोग आ जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में 1 जनवरी 1982 को एक्सिब की स्थापना, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और 12 जुलाई 1982 को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक कृषि संबंधित बैंक है जो कृषक को साख देता है, मतलब लोन देता है किसी भी कृषि सामान को खरीदने हेतु। हम आशा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे को हमने इस वीडियो में कलेक्ट करने का कोशिश किया हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।